नमस्कार, मिशन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। अफगानिस्तान पर आखिरकार तालिबान का कब्जा हो ही गया है। वो स्थिति अब अफगानिस्तान में बनने जा रही है जिससे पूरी दुनिया को खतरा महसूस हो रहा है। तालिबान एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं आतंक का पर्याय है, अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। ऐसे में क्या स्थिति अफगानिस्तान में हो रही है, हिंसा की तस्वीरें हमने देखी, अत्याचार की तस्वीरें हमने देखी हैं, लोगों में दहशत का माहौल भी हमने तमाम कई जरियों से देखा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि तालिबान ने भले ही उनके प्रवक्ताओं ने, उनके आकाओं ने कई बार ये कहा हो कि हम लोगों को उनके अधिकार देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, महिलाओं को भी हम आजादी देंगे, तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन कितनी सच्चाई है? फिलहाल सवाल यही कि अफगानिस्तान में आखिरकार महिलाओं को जो आजादी देने की बात की जा रही है, कितनी सच हो सकती है? उनकी आजादी पर अभी संशय बना हुआ है और आने वाले समय में भी ये संशय बना रहेगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ मेहमान जुड़ी हुई हैं, हम स्वागत करते हैं हमारे साथ प्राची अधिकारी जी, अभिनेत्री भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी वो लगातार जानी जाती हैं। प्राची जी, स्वागत है आपका नेशनल प्राइम पर। जी धन्यवाद खुशबू। प्राची जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, अफगानिस्तान की तस्वीरें हम सब लोगों के सामने हैं। हम महिलाओं की बात करेंगे, कई अत्याचारों की तस्वीरें देखी कि किस तरह से वो बच्चियों को उठाकर और माँ से अलग करके ले जा रहे हैं और जबरदस्ती शादी करवाने की बात हो या चाहे उनका शोषण करने की बात हो, ये तस्वीरें हमने देखी। क्या महिलाओं का अस्तित्व अब सुरक्षित है अफगानिस्तान में? देखिए, ये तो एक तालिबान के नजरिए से आप देख रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले भी ये जो इन मुल्कों की जो हालात रहे हैं, आप देखिए ना, हम लोग सब लोग हमारा भाग रहे हैं और ये जब हमसे सेपरेट हुए हैं तो उस समय की जो हमारी कथाएं हैं और आज का जो हम विवरण देखते हैं, और जब तालिबान नहीं भी आया था तो मैं कभी भी अपने लाइव में बोलती थी तो कई लोग नाराज हो जाते थे। वो बोलते थे कि तुम समुदाय विशेष की बात कर रही हो, जबकि मैं समुदाय विशेष की नहीं, जो उसमें कुरीतियां हैं और गंदगी है उसके विषय में बात कर रही थी। क्योंकि अगर आप और मैं महिलाएं हैं और हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो वो मानसिकता कल को यहाँ भी आ सकती है, और उस मानसिकता को कहीं ना कहीं जब हम चुप रहते हैं, अगर मैं आपको मार खाता हुआ देखूं या आप मुझे मार खाता हुआ देखें, तो कहीं ना कहीं हम समर्थन दे रहे होते हैं उस बात को। तो मैंने देखा था कि औरतों को एक आदमी ने, उसकी 14 पत्नियां थी, बीवियां, उनको उसने चेन से बांधा हुआ था, वो बुरके में थी। तो वो मानसिकता सोचिए, जब तालिबान नहीं था तब थी। वो तो जैसे डॉग को आप ले जाते हैं, जैसे जानवर को आप ले जाते हैं, हालांकि जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लाइन से बाजार घुमाने के लिए अब तो बुरके में देखे कैसे तालिबान का बुरका है। अगर मान लीजिए जाली है जिसमें आंख भी नहीं दिखनी है, या हाथ है जिसमें नाखून भी नहीं दिखने हैं, कहते हैं ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। पता नहीं इन्होंने ऊपर वाले से कब बात करी है, ये कहते हैं कि ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, तो उनके नाखून तक नहीं दिख रहे हैं, और नाखून अगर दिखे तो आपको पड़ेंगे 50 कोड़े। और 50 कोड़े सुनने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब पढ़ता है ना, एक भी अगर जिस स्कूल में हमको टीचर एक मारता था तो कितनी लगती थी। तो सोचिए, कोड़ा और एक रस्सी से आपके बदन में, लड़कियों का बदन कैसा होता है, हम लोगों का बदन इतना वो नहीं होता, हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, हम मेंटली स्ट्रांग है, ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है। और आप सोच रहे हैं कि महिलाएं मार खाएं, उसके बाद आप उनके भेजे में गोली उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बना लिए। मैं ये नहीं कि मैं अनैतिकता को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं सिगरेट शराब ना पीऊं लेकिन दूसरा पिए तो मैं उसको टोक सकती हूँ क्या? वो उसकी अपनी लाइफ है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन इन लोगों को वो पछता नहीं है। इनको औरत की स्वतंत्रता या उसकी कोई भी, मतलब उसकी गवाही ना, उसके साथ कुछ अनर्थ हो जाए, उसके साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार हो जाए या दुष्कर्म हो जाए, तो आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है कि वो औरत 2 औरतों को ले जाएगी, फिर एक आदमी होगा तो आधी गवाही होगी। मतलब एक आदमी अगर गवाही दे दे तो पूरी गवाही है, लेकिन अगर औरत ने गवाही देनी है तो 2 औरतें एक आदमी। अब बताइए, उसके बाद ये औरत को इस तरह से जो लड़कियों को ले जा रहे हैं, वो बच्चियां 10 साल की हैं। आप सोचिए, जो 10 साल की लड़की है वहां तो शादी कितनी जल्दी होती है, आप सोचिए। हम तो यहाँ कहते हैं कि हम 28-30 साल के तो हम यंग हैं, वहां पर वो जो औरतें हैं, जिनके बच्चे हैं, वो खुद 35-36 सालों की औरतें हैं, उनकी लड़कियों को ले जा रहे हैं। और सोचिए, वो लड़कियां अगर अभी माँ बनेंगी तो वो लड़कियां, उनके साथ क्या होगा? एक तो उनको समझ नहीं होगी, सोच नहीं होगी, वो रोती हैं, बिलखती हैं, चीखती हैं, उनके साथ इतना गंदा करते हैं। आप जो हम निर्भया को सुनते हैं ना, वैसा निर्भया वहां रो
है। हमें तो ये शुक्र बनाना चाहिए जो लोग इस तरह के सोचते हैं ना कि भारत को बदनाम करेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उनसे एक बार कहिए कि जो सिगरेट और शराब पीते हो एक बार तालिबान के साथ पी के दिखा दो। तालिबान के सामने तुम जो कपड़े पहनते हो और भारत के टुकड़े होने की बात करते हो, एक बार तालिबान के सामने इस तरह की चीज कर दो कि तालिबान तेरे टुकड़े होंगे, तालिबान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े उसी वक्त कर देगा। तो मैं ये कहती हूँ कि जो लोग आज भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनको सीखना चाहिए, ये जो गलतियां हो रही है वहां पर, जो इतना गंदा हो रहा है, उसे सीखना चाहिए कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि हम इस देश में पैदा हुए हैं। और वो तालिबान, वो जो अफगानिस्तान है आज जिसे तालिबान कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं, वो सब हमारा पार्ट थे। तब वहां की, जब वहां की लेडीज जो थी वो अनुवाद करा करती थी, इंटरप्रेटर हुआ करती थी, लड़ाइयों में जाया करती थी। आप सोच सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे लेडी कमांड होती थी। आज क्या हो रहा है? आज वही भारत का जो हिस्सा है, भारत से टूट के केवल मानसिकता। तो अगर इससे बचना है हमको, जो भारत के लिए खतरा है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं साउथ में हूं तो मुझसे कुछ 1000 दूरी पर दिल्ली है, वैसे ही आपसे 1000 दूरी पर, 1000 किलोमीटर की दूरी पर अफगानिस्तान है। तो हमारे भारत से वो दूर नहीं कि भारत का एक राज्य हुआ करता था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वहां जो हो रहा है, यहाँ जो चुपचाप जबान में ताला लग के बैठे, जो आईसीस के खिलाफ नहीं बोलते, जो मोदी के खिलाफ या अन्य गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं कह रही हूँ कि अगर आप भाजपा के हैं, आप कांग्रेस से कुछ नहीं है, और कांग्रेस के हैं भाजपा से कुछ नहीं है, तो आप जो ये राजनीति में प्रदर्शन करते हैं और देश का नुकसान करते हैं, आपने ये सोचना चाहिए कि जो वहां हो रहा है, अगर 1% भी जो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग बड़ी जबान पे, आपने ट्विटर में देखा होगा, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। आप सोचिए देश के लिए कितनी सोचने वाली स्थिति है कि जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान, और तालिबान के साथ रहना नहीं चाहते, शरिया तो चाहते हैं लेकिन शरिया के बाद वो रहना नहीं चाहते। बिल्कुल प्राची जी, देखिए हमें तो गर्व होना चाहिए भारत जैसे देश में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, ओलंपिक में और तमाम पैरालंपिक में महिलाएं पदक लेकर आ रही हैं। क्या सोच सकते हैं हम कि अफगानिस्तान में ऐसा कुछ हो सकता है कभी? जो तालिबान है उन्होंने ये साफ कह दिया शरिया कानून लागू होगा, तो फिर किस बात की आजादी? अगर शरिया के तहत ही महिलाओं को जीना है तो आजादी शब्द के मायने क्या रह गए वहां महिलाओं के लिए? मैं आपको एक निजी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी मेरी 2 दिन पहले मुझे कोई पासपोर्ट का काम था, मैं एक महिला से मिली, वो बड़ी अंग्रेजी में अच्छी बात कर रही थी, मुझे पढ़ी लिखी थी, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, और मैंने उनसे मजाक में कहा, मैं कहाँ जा रही हैं आप? तो वो हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी से थी, तो मैंने कहीं अफगानिस्तान का टिकट तो नहीं है? तो वो स्माइल करने लगी, बोली बाप रे वो तो एक्सट्रीमिस्ट है। तो मुझे लगा वो शरिया को नहीं मानेंगी, मैंने कहा हाँ वहां तो शरिया हो गया। बोली नहीं शरिया ना गलत नहीं है, वो शरिया का समर्थन कर रही है, सोचिए वो फिल्म वाली है वो शरिया का। तो मैंने बोला शरिया में तो ये नहीं कि शरिया को गलत समझते हैं, शरिया अगर भारत में होता तो अपराध नहीं होते। मैंने बोला पाकिस्तान में एक तरफ से शरिया चलता है, दूसरे गल्फ में शरिया चलता है, तो वहां तो लोगों की गर्दन काट दी जाती है और आप लोग फिर रहते नहीं, और आप लोग पासपोर्ट क्यों ढूंढ रहे हैं? पता है पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं? वो लोग कहते हैं कि हमें अगर भारत में जल्दी कुछ हुआ तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये स्थिति है लोगों की, वो शरिया चाहते हैं लेकिन शरिया के साथ रहना नहीं चाहते, शरिया चाहते हैं लेकिन शरिया के साथ रहना नहीं चाहते। और दूसरी चीज, अगर आपको शरिया इतना पसंद है तो आप दूसरे मुल्कों में जहाँ शरिया है वहां शरण लेके देखिए तो सही, 1 महीना गवर्नमेंट से मांगिए और शरण लेके देखिए। अगर आपको भारत की सरकार कोई भी आई हो आज तक, इतना बेकार तो कभी हमारे देश में पहनने, और आप देखिए आपने कैसे कपड़े पहने, मैंने कैसे कपड़े पहने, हम लोग, मैं तो घर में हूँ, आप ऑफिस में हैं, आप सोचिए हम इतने खुलेपन से रहते हैं, हम जो चाहे, हम लिपस्टिक लगाते हैं, वहां तो लिपस्टिक लगाने पे मनाही है। औरतें महिलाएं आप और मैं जी, अगर आप और मैं मेकअप नहीं करेंगे, बाल नहीं बनाएंगे तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? कोई भी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? लोग कंघी बनाना बंद कर देंगे। इतनी गंदी सोच है, आप समझ नहीं सकती खुशबू, जिस ओपननेस में आप और मैं पले हैं वो तो 1/4 भी नहीं है वहां, 1%, 0.1% नहीं है। सोचिए कि औरतों को बिल्कुल बंद करके, बिल्कुल बंद गोभी की तरह बंद करके, उसके बाद बोरे में जैसे बंद करते हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछने के बाद अगर उनके मुताबिक सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, तो आप सोचिए उनको मारा जा रहा है। आज हमारे वहां लड़कियां 28, 29, 30s में शादी कर रही हैं, अपनी मर्जी से रह रही हैं, शादी करनी है कर रही है, नहीं कर रही है। वहां आप सोचिए जो इस उम्र की लड़कियां, उनकी 10-10 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, फिर माओ को उठाया जा रहा है। माँ भी बोलते हैं कि माँ भी काम आएगी और बच्चियां भी, किस लिए? सेक्सुअल स्लेवरी के लिए। आप सोचिए ये मतलब कैसी सोच है ये, मतलब यहाँ तो हमको कोई कुछ बोल दे, हम अधिकारों की बात। और वो जो उठाकर ले जा रहे हैं उनकी उम्र देखिए, वीडियो में हमने देखी,
मैं कह रही हूँ उनसे आप और मैं उनसे हम राब्ता नहीं रखेंगे। हमारे लिए वो बड़े हैं, सोचिए हमारे लिए वो पिता उम्र के हैं। हम उनसे, हमारी जैसी लड़कियां उनसे शादी नहीं कर सकती, तो बच्चियां हैं। आप सोचिए, मुझे इतनी दया आ रही थी उस लड़की, मतलब मुझे इतनी दया आ रही थी उस लड़की को देखकर। इवन मैंने ये देखा है कि अगर 6 साल की बच्ची को हमारे वहां कोई 25 या 30 साल का लड़का उठाता है तो वो अंकल, या मतलब अंकल की तरफ से चाचा की तरह लेती है कि भाई मेरे अंकल है या चाचा है। उनके मन में ख्याल होता है कि 5 साल की 4 साल की बच्ची है। लेकिन आप सोचिए, गल्फ जैसे देशों में कोई अगर गोद में उठाता है, रोती है कि कहीं मुझे पसंद करके शादी ना कर ले। ये सोच है। कम से कम हमारे भारत में ये तो है कि 5 साल बड़ी चल जाएगी, पर मतलब 10 साल की छोटी से नहीं करेंगे। मतलब जनरली जो समझदार लोग हैं, क्योंकि वो शादी के लिए कंपैटिबिलिटी देखते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, बचपन में उसके खिलौनों को फेंक कर, रौत कर, उसके बचपन को रौत कर, उसके साथ ऐसी बदतमीजियां करके। मैंने ऐसे ऐसे यूएन के द्वारा लिए हुए इंटरव्यू देखे हैं जिसमें बच्चियां कह रही हैं कि 50 साल से 55 साल का, 75 साल का आदमी था, मेरा हलाला भी हुआ, उसके बाद मेरे साथ वो इतने गंदे काम करता। तो बच्ची इतनी मैच्योर हो गई थी बात में, और कहती है कि मुझे इतना दुख है, मेरी जिंदगी इतना दुख है कि मैं अगर आज ना भी जीऊं तो मुझे गम नहीं, लेकिन मुझे बच्चे के लिए जीना है। मतलब एक 12 साल की 15 साल की बच्ची कह रही है मुझे अपने बच्चे जीना है। मैं अपने सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा ये देखिए आप, ये इनका वो है। हम सोचते हैं, अब हम सोचते हैं कि हम शादी करेंगे, हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, हम अपने बारे में अब सोचने लगे कि चलो हमने पैसा कमा लिया, चलो हमारा करियर हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम सेटल होंगे। ये बच्चियां जो 10 साल की, 9 साल की, कुछ 8 साल की हैं, और आप समझ सकती, खुशबू जो मैं बता रही हूँ कोई नहीं बताएगा। इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं बच्चियों को, गायब करा जाता है इन बच्चियों को, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताबूत में पैक करके कुछ बच्चियां जो है पाकिस्तान सप्लाई करी जा रही हैं, उनको यूएई में बेचने के लिए मार्केट। इनके पास कोई काम तो है नहीं, टमाटर खरीदने की औकात इनकी है नहीं, और ये बच्चियों को वहां से उठाकर, वो बच्चियों को उठाकर तालिबान जो है पाकिस्तान ले जा रहा है। पाकिस्तान से वो उनका आइटम है करके वहां से उसको सप्लाई करा जाएगा कि स्टैंप जो है पाकिस्तान की लगेगी। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप इसे कर लीजिएगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप देख लीजिए वेबसाइट्स वगैरह में, क्योंकि इतनी गंदगी हो गई है कि लोग पढ़ के कूद गए हैं, तो कोई खबर छूट भी जा रही है लोगों से। तो आप ये देखिए, क्योंकि आप और मेरे जैसे कुछ बातें आप बताएंगी, कुछ बातें मैं, इतनी गंदगी है खुशबू, इतनी गंदगी। और दूसरा, कई लोग उसमें आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, और वो बोलते हैं कि मतलब जैसे भाईजान के नाम से कोई चैनल चलाता है, हम लोग उनकी आमदनी करते हैं, भारत उनकी आमदनी करता है क्योंकि भाईचारे की बात करते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, अगर लोकल में इतना भाईचारा था, लोकल लोगों में इतना भाईचारा था, तो सिख कहाँ गायब हो गए, हिंदूज कहाँ गायब हो गए, अन्य मेजर माइनॉरिटीज कहाँ गायब हो गई? क्योंकि लोकल में से ही जो लोगों ने उसको, तालिबान को बढ़ावा दिया है। 2.5 लाख 3 लाख की सेना थी, क्योंकि मेरा अपना विश्लेषण है और लोगों ने इसको समझा है। 2.5 लाख 3 लाख की सेना थी, अभी तक वो मिलके कुछ परसेंट अमेरिकी सैनिकों के साथ काम कर रही थी, क्योंकि अमेरिकी सेना में कुछ मेरे जान पहचान के लोग थे, जेफ वगैरह, वो कमांडेंट थे शिंदात में। तो मुझे उन्होंने बताया था कि बिना उनके ये जो तालिबान आया है, तालिबान में कुछ लोग थे, ज्यादा लोग तो थे नहीं, 2.5 लाख इनकी सेना थी। अगर पूरा देश मिलके, अगर हमारे भारत में कोई हो जाए, विपत्ति आ जाए, क्या आप और मैं सारे जॉब वॉब छोड़ के जाएंगे नहीं लड़ने के लिए? मरना तो है ही, तो इज्जत से मरेंगे। तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने तालिबान को इतना बढ़ावा क्यों दिया, आप बताइए मुझे। तालिबान क्या बिना उनके, कुछ लोग मारे गए, समझती हूँ जिन सैनिकों ने विद्रोह करा कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, वो गए, लेकिन बाकी के जो है उन्होंने कुछ ना कुछ उनको समर्थन दिया है जिहाद के नाम से, तभी तो हुआ है कुछ। ऐसे नहीं हो सकता, इतने लोग, इतने उनके पास व्यवस्थित हथियार, अगर वो दूसरे देशों से कहते, एक सरकार कहती कि हमारी सेना को आपकी जरूरत है, आप यहाँ आइए, और अगर आप अभी चले भी गए हैं, अमेरिका अगर चला भी गया, तो इराक में भी अमेरिका मौजूद है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में हमारे मित्र थे वो अभी इराक में यूएस बेस में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बाइडेन ने बहुत गलत काम करा है, जबकि वो बाइडेन समर्थक थे और वो ब्लैक मूल के हैं, मतलब ब्लैक और व्हाइट मूल के हैं। तो मुझे बता रहे थे कि प्राची, इन्होंने बहुत गलत काम करा है। एक तो हमारी नौकरियों पे लात मारी है, क्योंकि एक कमांडेंट की $8,000 से $15,000 के बीच में कमांडेंट की वो होती है, सैलरी होती है, उनके बड़े और भी ज्यादा चीजें होती है। तो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने इतना गलत काम करा है, वहां से हटाना मतलब पूरा तालिबान अंदर आ जाएगा। और तालिबान कैसे अंदर आ रहा है? सेना के होते हुए कैसे आ रहा है? क्या सेना इतनी, हमारी तो सेना आखिरी दम तक लड़ती है। तो ये जिहाद के नाम पर उनको समर्थन मिला है, जैसे हमारे इंडिया में भी कुछ लोग, हम देखिए जी, बिल्कुल ठीक कह रही है। और शायद इस वजह से हो पाया है कि जो वहां का जो जनरल थे, सेना के जो प्रमुख थे, वो सबसे पहले भागे देश छोड़कर, उसके बाद राष्ट्रपति वहां से भाग गए। तो कहावत है, घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति वहां बनी, और सबसे ज्यादा आफत वहां के
लोगों से ज्यादा वहाँ की महिलाओं और खासतौर से जो बच्चियां हैं उन पर आई है। ये जिम्मेदारी शायद देखिए कहीं ना कहीं। जी जी, एक देश देखिए, मोदी जी जैसे मोदी जी हैं, कोई उनको पसंद करे या ना करे, वो है तो हमारे देश के एक पिता तुल्य व्यक्ति। और वैसे ही राष्ट्रपति जी हैं हमारे, हमारे जो भी आपका जो स्टेट, एक स्टेट अगर अमरिंदर सिंह जी हैं या आपके दूसरे जो आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, ये जितने भी हैं, एक मुखिया जो है उसको हम लड़कियां या हम बेटियां कैसे देखती हैं, या कोई भी लड़का कैसे देखता है, अगर जो तो हमारे संविधान में भरोसा रखते हैं वो उनको एक मुखिया अपने पिता तुल्य देखते हैं। इवन जो हमारे पिता होंगे, उनकी उम्र चाहे उनकी उम्र मैच करती होगी, लेकिन एक पिता तुल्य देखते हैं, सरकारी उसकी हमें न्याय दिलाएंगे। अगर न्याय दिलाने वाला, देश चलाने वाला ही छोड़ के भाग जाए और वो लड़े नहीं और पैसा लेके जा रहा है, सुना है कि अमेरिकी प्रमुख कह रहे हैं, जो अमेरिका जी, वो लोग पैसे लेके जा रहे हैं, वहां के काउंसलेट कह रहे हैं कि इतने इतने दो गाड़ियां, जो उन्होंने गाड़ियां रखी हैं, अब जो प्लेन्स में गाड़ियां भी ले गए हैं, उनमें दो बैग, तीन बैग लगे हैं जिसमें सारी करेंसी भरी हुई है। अब आप सोचिए, जो अपनी अय्याशी के लिए पूरा सामान लेके घूम रहे हैं, जबकि उनको दूसरे देशों में अगर वो भारत आए तो उनको भारत सरकार करती है उनका खर्चा। लेकिन आप सोचिए, उनको कजाकिस्तान ने मना कर दिया, वो लैंड करने वाले थे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना बात करे हुए कि मैं तुम्हारे वहां लैंड करूंगा और वो वहां उस तरफ को गए हों, क्योंकि एयर ट्रैफिक होता है, सारी चीजें होती है कि एक बड़ा डिप्लोमेट आ रहा होता है या कोई बड़ा सरकार, जैसे हमारे मोदी जी जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उनको बतानी होती है कि ये एयर स्पेस कितने बजे गुजरेंगे, और पूरा इन्फॉर्मेशन होती है, जो टेक्निकल बातें हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसके बारे में। अब आप सोचिए कि वो वहां गए होंगे घानी, और उनको ऊपर ही बोल दिया गया कि सिग्नल से कि यहाँ आप नहीं उतर सकते, उनको परमिशन नहीं मिली, तो किस देश में गए वो? आप सोचिए, लोग के पास इतना पैसा है, चाहे ये गरीब देश है, लेकिन इनके पास पैसा इतना है कि टापू खरीद सकते हैं हवाई में टापू कितने का है? छोटे से छोटा टापू 1.5 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट होता था आज से 5 साल पहले, अभी तो मुझे रेट नहीं मालूम है, तो 2.5 3 4 5 करोड़ का 100 करोड़ का भी आएगा तो ये खरीद नहीं सकते क्या? इन्होंने ऐसी कई चीजें खरीद के रखी होंगी। तो इन लोगों के पास अय्याशी का पूरा सामान है, जनता मरे तो मरे। जैसे एक पहले वो दूसरा था जिसने सोना इकट्ठा करके रखा हुआ था, वहां का जिसको बायो वेपन का वो मारा जाता था, मैं उसका नाम अभी भूल रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, इनके जो जितने भी मुल्क हैं जहां ये पागलपंती रही है, इन्होंने कभी महिलाओं के उत्थान के लिए या एजुकेशन देने के लिए, और दूसरी बात है, जब कोई कहता है कि एजुकेशन नहीं है इसलिए कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानती, क्योंकि अबू बकर क्या है, डॉक्टर है। और दूसरा जो है, और उसने कहा था 2002 में यूएस के अधिकारी से, जब वो वहां से जेल से छूटा था, वी विल मीट सून इन न्यूयॉर्क कहा था, तो उसने क्या करा, यही जो इतनी सारी बमबारी और इतनी सारी चीजें हुई है, क्योंकि मैं इन पे डीप अध्ययन करते रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई लिखाई अगर ऐसा ये मुद्दा रहा होता तो कश्मीरी पंडितों को तो फिर आतंकवादी बन जाना चाहिए था, वो तो नहीं बने। तो ये सब एक चीज है, सोच जो है ना, ये सोच आपकी मेरी, ये सोच ही तालिबान है। लोग कहते हैं कि तालिबान बाहर से आएगा भारत में, जी नहीं, भारत में बाहर से नहीं आएगा। जैसे लश्कर तोयबा के यहाँ पकड़े जाते हैं, ये क्यों पकड़े जाते हैं? बाद में विक्टिम कार्ड खेला जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि अपीजमेंट से उठ के हमें राष्ट्र की सुरक्षा, अगर मान लीजिए मैंने कोई अपराध करा है तो आप फांसी में चढ़ाइए मुझे, और एक लोगों को नजीर पेश करिए कि चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, जो अपराध है वो जेंडर बायस नहीं होता। अपराध कोई भी जेंडर बायस नहीं होता कि मैंने अपराध करा, मैं लड़की हूं और मैं मेरा कोई अनैतिक संबंध हो गया और मैं प्रेग्नेंट होगी, मैंने कहा भैया मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैंने आतंकवादी का काम जरूर करा, मुझे छोड़ दीजिए। जो आपने पीछे विगत वर्षों में आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, शपूरा जर्जर का जो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, सिर्फ ये कह के, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे भी एक उंगली उठ जाती है कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। कोई लड़की है, उसने भारत के बारे में टुकड़े होंगे कहा है, तो यही चीज आपके तालिबान को बढ़ावा देती है, और यही चीज कल को तालिबान लाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। मुझे लगता है ये डिस्कशन बेहद जरूरी था, न सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो भारत में हमें देख रही हैं, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी जो बेचारी अफगानिस्तान में है और ये विभत्सता झेल रही है। ऐसा मॉरल सपोर्ट होना उनके साथ बेहद जरूरी है, और हम कामना करते हैं कि इस तरह की जो ये तमाम अत्याचार है, शोषण जो हो रहा है, ईश्वर उससे उन महिलाओं को बचाए। ये दर्द हम महसूस कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरह की जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं लगातार भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और इस तरह की बातें जो बिल्कुल खुशबू, आप जब चाहें मैं बिल्कुल हाजिर हूँ महिलाओं के मुद्दों के लिए, बिल्कुल खुशबू। थैंक यू सो मच प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर।